गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज आपको ले चलता हूँ आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय पढ़ते हैं। बहुत रोचक किताब है और ये चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। इसलिए याद रखिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि इसी चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर बिग आंसर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व है वो मिलेंगे। हर लेसन्स की वीडियो बन चुकी है, वो आप तक पहुंच जाएगी, पहुंचने वाली हैं कुछ और कुछ पहुंच चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके मैप्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं वो भी आपको इसी चैनल में मिलेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम याद रखिए स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। आपका अध्याय नंबर 11 प्रारंभ हो चुका है, इसकी 3 वीडियो आप तक पहुंच चुकी हैं। आज हम इस वीडियो चौथी वीडियो में जिन टॉपिक्स को लेकर आए हैं वो है कुओमिंतांग। ये दल है, दल जैसे कि कांग्रेस दल है भारतवर्ष में राजनीतिक दल ना, ठीक उसी प्रकार से इस चाइना में राष्ट्रीय स्तर पर जो दल बना था उसका नाम था कुओमिंतांग दल। इसकी बात करेंगे। दूसरा है 1949 ईस्वी की चीन की क्रांति। देखिए इससे पहले पिछली वीडियो 1911 ईस्वी की चीन क्रांति जिसमें डॉक्टर सन यात सेन और उसके द्वारा स्थापित जो संस्था थी चुंग मिंग हुई, जो दल की स्थापना हुई थी उसका काफी हाथ रहा था। 1949 ईस्वी की चीनी क्रांति में किसका हाथ था, इसके कारण और प्रभाव क्या थे वो हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है चीन की लंबी यात्रा अथवा लॉन्ग मार्च, जैसे कि भारतवर्ष में जो है कभी दांडी मार्च किया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, साबरमती से लेकर दांडी तक याद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है 1930 की घटना 2 मार्च से 12 मार्च से ये प्रारंभ हुई थी और 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। लगभग 24 दिन में 380 किलोमीटर जो है का तय सफर किया था गांधी जी ने। और उसके पश्चात जो है भारतवर्ष में नमक कानून तोड़ा और भारतवर्ष में एक बड़े नेता के तौर पर, राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे थे कौन, महात्मा गांधी। तो उसी प्रकार से जो चाइना में जो उभरे कौन, वो थे माओ त्से तुंग, जिनका चित्र मैंने यहाँ पर लगाया। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तीसरी वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो उसी से संबंधित रिक्त स्थान आपको भरने होंगे। पहला, चीन डैश एशिया का एक प्राचीन और विशाल देश। प्राचीन और विशाल है लेकिन कहां, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी कौन सी दिशा में पड़ता है एशिया का, तो यह है पूर्वी एशिया का देश है चीन। याद रखना, डैश नदी चीन में सबसे समय समय पर भीषण विनाश करती थी। सबसे ज्यादा विनाश करने वाली चीन की नदी, मैंने 3 नदियों का नाम बताया था आपको। हवांग हो नदी, बिल्कुल हवांग हो नदी, इसे इसीलिए कि ये बहुत भीषण विनाश करती है इसलिए इसको चीन का दुख भी कहा जाता है। तीसरा ये रहा, डैश नदी चीन की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी याद कीजिए यांगत्से नदी, यांगत्से नदी। और ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है, चीन की सबसे बड़ी नदी और विश्व की तीसरी। यहाँ अनेक जातियों, अनेक समूह रहते हैं जिनमें हान है। फिर इसके बाद का नाम जो मुस्लिम धर्म से संबंधित रखने वाले लोग हैं उनका नाम भी मैंने बताया था, उइगुर्स, बिल्कुल सही कहा, उइगुर। मांचू और तिब्बती लोग यहाँ रहते हैं। इनमें प्रमुख 97% जो अधिक जनसंख्या वाले लोगों कौन है, हान जाति के लोग। पांचों ये रहा। नानकिंग की संधि की धाराएं। नानकिंग की संधि, प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने इसे जीता था और पहली युद्ध हुई थी नानकिंग की। तो नानकिंग की संधि की जो धाराएं थी उनमें से एक धारा थी, कौन सा द्वीप जो है वो हांगकांग का ब्रिटेन को सौंप दिया गया था, ठीक है। और अंततः 1997 ईस्वी में इसे फिर से जो है चीन को मिल गया था ये। छठा है 3-3 की संधि की धाराएं। 3-3 ये द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था चीन के साथ, उसकी धाराएं हैं। चीन की डैश नई बंदरगाहें, नानकिंग की संधि के अनुसार 5 जो है बंदरगाहें मिल गई थी, किसके लिए, व्यापार करने के लिए, विदेशियों के लिए, अंग्रेजों के लिए, फ्रांसीसियों के लिए। अब कितनी, 11 और बंदरगाहें कह दी गई। और व्यापार भी करेगा और साथ में वहां रहेगा, मतलब निवास स्थान भी वहां पर खोलने की इजाजत मिल गई। 7वां, युद्ध का दूसरा चरण। अब ये युद्ध जो है 3-3 की संधि के साथ खत्म नहीं हुआ क्योंकि वहां की सरकार ने इन संधियों को मानने से इनकार कर लिया था, राजा ने इनकार कर लिया। अंततः फिर से युद्ध छिड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने मिलकर फिर से चीन को हराया और फिर हुई कौन सी संधि, वो नाम बताना है आपको, बिल्कुल कहा, पिकिंग की संधि। पिकिंग जिसे आज बीजिंग कहा जाता है, चाइना की राजधानी है, उस संधि के नाम से 1860 ईस्वी में ये हुई थी। इस संधि के अनुसार, सॉरी ये नहीं है, 8वां है डैश को आधुनिक चीन का संस्थापक। अभी भी मैंने जो है वो नाम आपका लिया था, संस्थापक की बात कर रहे हैं, वो है डॉक्टर सन यात सेन। 1911 ईस्वी की चीन क्रांति उनके सहयोग से। 1644 ईस्वी में डैश वंश की स्थापना, कुछ राजाओं का राजवंश था वो खत्म हो गया था, लेकिन कौन सा वंश के लोग उस समय कर रहे थे, वो थे मांचू वंश।
1844 ईस्वी में मांचू वंश के लोग जो है वो चीन की सत्ता में आए थे और इनका अंत हुआ, अभी बताया क्रांति कौन सी, 1911 ईस्वी की क्रांति के, और 1912 ईस्वी में वहां पर नई सरकार बनी। अब अगला क्वेश्चन, 1912 ईस्वी में डैश चीन का प्रथम राष्ट्रपति, मैं बता दूं 1911 ईस्वी में जब चीन की क्रांति हुई तो सत्ता जो है हाथ में आ गई थी डॉक्टर sun yat-sen के, लेकिन उन्होंने 1912 ईस्वी में एक ऐसे व्यक्ति जिसका योगदान बहुत ज्यादा था उनको उन्होंने सत्ता दे दी थी। ऐसे भी लोग रहते हैं जो अपने देश के हित में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है डॉक्टर sun yat-sen ने जिसे सत्ता दी थी उनका नाम आपको बताना है, बताइए फटाफट करके, याद होगा, युआन शी काई, युआन शी काई 1912 ईस्वी का बन गए राष्ट्रपति प्रथम। लेकिन जिस विचारधारा से वो आए थे उस विचारधारा को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। डॉक्टर sun yat-sen क्या चाहते थे, एक लोकतंत्रीय सरकार बने, लेकिन युआन शी काई किसकी विचारधारा के आगे हम पढ़ेंगे। कुओमिंतांग दल, बता दिया ना मैंने कि राष्ट्रीय दल बने कैसे भाई, 1905 ईस्वी में डॉक्टर sun yat-sen ने तुंग मिंग हुई नामक दल की स्थापना की। राष्ट्रीय दल नहीं था लेकिन सबसे बड़ा दल चाइना का था, तुंग मिंग हुई, ठीक है जी। अब इसकी जो स्थापना की गई थी, क्योंकि उस समय ये निर्वासित थे डॉक्टर sun yat-sen जो है, क्योंकि जो है अब मांचू सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा था वो डॉक्टर sun yat-sen से था, तो इसलिए उनको भागना पड़ा जापान में अपनी जान बचाने के लिए, वही उन्होंने इस दल की स्थापना करी। और 1911 ईस्वी की जो क्रांति हुई वो डॉक्टर sun yat-sen ने इसी दल के सहयोग से करी थी। और यही कारण था कि जब 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति सफल हुई तो जो शांति समझौता हुआ वो इसी दल के साथ जो है हुआ था, इन्होंने ही वो शांति समझौता तैयार किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कहा ना कि सत्ता में सबसे पहले डॉक्टर sun yat-sen ने राष्ट्रपिता बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिए सॉरी, लेकिन उन्होंने फिर जो है किसे दे दी सत्ता, युआन शी काई को दे दी उनको योगदान के लिए। तो युआन शी काई जो 1912 ईस्वी में जो है वो राष्ट्रपति बन गए। लेकिन ये जो युआन शी काई थे इनकी विचारधारा थी वो डॉक्टर sun yat-sen से बिल्कुल नहीं खाती थी। ये जो है गणतंत्र में विश्वास करते थे, और ये युआन शी काई जो है वो निरंकुश शासन, निरंकुश होता है जिसके ऊपर कोई अंकुश ना होता है, और वो राजा लोग होते हैं, तो एक राजतंत्र की ही तरह शासन जो स्थापित करना चाहते हैं युआन शी काई, और उन्होंने ऐसा किया भी। कब तक, 1916, जब तक उनकी मौत हुई तब तक। लेकिन भाई क्या हुआ, मौत से पहले क्या हुआ, 1912 ईस्वी में अब डॉक्टर sun yat-sen को पता लग गया कि भाई ये व्यक्ति सही नहीं, तो इसलिए उन्होंने एक और दल की, एक यूनाइट, फिर से चीन को यूनाइट, क्योंकि वो पूरे संपूर्ण चीन को जो है उनका सपना था पूरा चीन एक हो, सभी लोग जो है एकता स्थापित हो और एक बड़े शासन स्थापित हो, एक योग्य और शक्तिशाली शासन स्थापित हो, ये उनका सपना था। तो भाई अब वो सपने के लिए क्या किया उन्होंने, अपना जो तुंग मिंग हुई था नामक दल था, वो जो सबसे बड़ा दल था चाइना का, और बहुत सारे ऐसे दल थे जो काम कर रहे थे, उन दलों को मिलाकर एक बड़ा दल बनाया जिसे कहा कुओमिंतांग दल। बस इतनी कर याद रखना, कुओमिंतांग दल, सभी दलों को मिलाकर एक राष्ट्रीय दल बनाया गया, ठीक है, एक नेशनल पार्टी बनाई गई जिसका नाम था कुओमिंतांग दल। किसने बनाया, डॉक्टर sun yat-sen। कब, 1912 ईस्वी में। क्लियर हो गया, तो याद रखना कुओमिंतांग दल। अब इसका देखिए 12 में बना, 1913 में इलेक्शन हुए चीन में और बहुत बड़ी सफलता जो है इस दल को मिली। अब ये जो सफलता मिली ये किसको चूभी, युआन शी काई को, अपने ही लोगों के। देखिए जिसने इनको बनाया था राष्ट्रपति, उन्हीं लोगों के खिलाफ युआन शी काई हो गया, क्योंकि ये इनके अलग से विचारधारा बड़ा फर्क पड़ता है। आपके विचार नहीं मिलते हो तो पिता और पुत्र में भी लड़ाई हो जाती है। तो युआन शी काई जो है संघर्ष उत्पन्न हो गया किसके साथ, इन विचारधारा के साथ, या सीधा कहूं इस डॉक्टर sun yat-sen के साथ, या कहे कुओमिंतांग दल और युआन शी काई। क्लियर हो गया, संघर्ष उत्पन्न हो गया। तो यह है कुओमिंतांग दल का जो है, अगर आपको क्वेश्चन आए तो। फिर आता है 1949 ईस्वी की चीन की क्रांति। चीन की एक बड़ी क्रांति 1911 में हुई, मांचू वंश का अंत हो गया। अब किसका अंत करना है भाई, अब वो सरकार जो उस समय थी, और वो सरकार थी कुओमिंतांग दल की सरकार। याद रखना, कुओमिंतांग दल की सरकार। इससे पहले में क्रांति को पढ़ने से पहले समझ लें, 1921 में आकर जो है वो दक्षिणी चीन में जो है वो क्या बन गई, इसी दल की सरकार बन गई, कुओमिंतांग दल की। और नेचुरली जो नेता थे डॉक्टर sun yat-sen, उन्होंने जो है राष्ट्रपति बनना था और वो बन गए 1921 में। अब 12 मार्च 1925 ईस्वी में जो है डॉक्टर sun yat-sen का जो है निधन हो गया, और उनके निधन होने के साथ ही उनके जो आगे के उत्तराधिकारी के तौर पर जो गद्दी के ऊपर, राष्ट्रपति के गद्दी के ऊपर बैठे, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उनका नाम है चियांग काई शेक। क्या नाम है, चियांग काई शेक। तो युआन शी काई को भूल जाइए, चियांग काई शेक को याद रखिए। चियांग काई शेक बने किसी के, इसी कुओमिंतांग दल के पहले नेता बने डॉक्टर sun yat-sen ने 1921 लेकर 1925, और 1925 में कौन बन गए आपके, चियांग काई शेक बन गए।
फिर से बता दूं कि ये कुओमिंतांग दल या उस विचारधारा के व्यक्ति थे। 1921 ईस्वी में ही एक और नया दल वहां स्थापित, तो एक नई विचारधारा पनपी थी जिनका नाम था साम्यवादी। याद रखना, साम्यवादी, यहां पर है ना साम्यवादी दल। 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और स्थापना करने वाले जो व्यक्ति नाम था उनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो है माओ तसे तुंग। तो दो व्यक्तियों के नाम आपने याद रखने हैं अब इस क्रांति को पढ़ने से पहले, वो है माओ तसे तुंग और चियांग काई शेक। माओ तसे तुंग है साम्यवादी दल के और चियांग काई शेक है कुओमिंतांग दल के, जिनकी बड़ी सरकार जो है, जैसे कि बड़े दल के भारत में देखेंगे ना, कहीं पे बीजेपी की सरकार है ना, कई राज्यों में, कईयों पर कांग्रेस में है, तो मुख्यतः जो बड़ी सरकार है वो किसकी है, बीजेपी की है, और कांग्रेस जो है कम है। तो ये मान के लिए कुओमिंतांग दल जो बड़ी सरकार थी उस समय चाइना में, वो थी कुओमिंतांग दल की और वो थी चियांग काई शेक की। और साम्यवादी जो थे वो थे कौन, माओ तसे तुंग। उनके कई कई जगह पर, छोटी छोटी जगह के ऊपर सरकार थी। क्लियर हो गया? तो भाई ये पढ़ा। अब हम पढ़ पाएंगे इसकी चीन की क्रांति, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे ये क्यों हुई 1949 ईस्वी की क्रांति। क्योंकि 1911 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, चीन की क्रांति, वही उसका आधार बने। क्रांतियां कब होती है, जब कोई सत्ता को दूसरी सत्ता में बदलना है, चाहे खून खराबे के द्वारा, चाहे वो आंदोलन के द्वारा, किसी भी तरह से। तो 1949 की क्रांति के लिए जो पहला कदम था 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति। कैसे? जब आपने कभी इतिहास में कोई आपके पिता ने अच्छा काम किया ना, डॉक्टर बने हो, तो आप बोलेंगे मैं भी डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बने हैं इस परिवार से। समझ आई ना बात? तो 1911 में पहले भी क्रांति जो है वो हुई थी चाहे चीन में, और अब सत्ता हस्तांतरण हुआ था। तो ऐसी ही बड़ी क्रांति का आधार 1911 चीनी क्रांति का। इसके अलावा ये जो कुओमिंतांग जो दल था, उसकी जो सरकार थी वो बहुत बदनाम हो चुकी थी, उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो इसलिए भी क्रांति का आधारशिला जो कुओमिंतांग दल था, तो इसलिए साम्यवादी दल जो है वो सरकार बनाना चाहता था, ये आना चाहते थे। क्योंकि चाइनीज लोग जो है साम्यवादी दल को ज्यादा प्यार देने लगे थे, कुओमिंतांग दल को नहीं। तो इसलिए जो है 1911 की चीन क्रांति आधार। दूसरा, 4 मई का आंदोलन। 4 मई का आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में वर्साय पेरिस में हुआ। अब वर्साय पेरिस याद रखना आपने, ये शांति सम्मेलन था। क्यों कहा गया शांति सम्मेलन? देखिए 1914 से लेकर 1919 के बीच में जो है वो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ठीक है जी। अब प्रथम जो विश्व युद्ध लड़ा गया उसमें जो है वो जो जीते गए जो देश थे, जो मित्र राष्ट्र कहलाते थे, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और जापान थे, जो धुरी शक्तियां मतलब जर्मनी और इटली के खिलाफ लड़े थे। ये मित्र राष्ट्र जो है, इन्होंने संधि जो है, धाराएं निश्चित करी, और कहाँ हुई है? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में वर्साय के महल में जो ये संधि पर हस्ताक्षर जो किए गए थे। ठीक है जी। अब इस संधि में जो है चीन के जो लोग थे वो भी देख रहे थे कि 1919 की संधि में क्या कहा जाएगा चीन के लिए, क्या चीन को एक स्वायत्तता दी जाएगी, कुछ आज़ादी दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको इस तरह से मान लीजिए कि हम हर वर्ष हमारे देश में बजट पेश होता है ना, तो हम जो है खास तौर पर जो नौकरी पेशा वाले लोगों देखते हैं कि इनकम टैक्स में कुछ कमी हुई, राहत मिली, अगर नहीं मिली तो बड़ा उदास होता है। तो ठीक वैसे ही उदासी जो है चीन के लोगों को हुई, क्योंकि इस सम्मेलन में कुछ भी चीन के बारे में नहीं किया गया, तो उसके हित के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि भाई जीते हुए पर जो देश थे मित्र राष्ट्र, उसमें जापान भी शामिल था, जापान को भी जीत मिली थी। अब जापान चीन में कर रहा है, करना दो। फ्रांस और इंग्लैंड क्यों सोचे, दूसरे देश क्यों सोचे उसके बारे में? तो भाई लेकिन एक चीज उसमें जरूर होती है कि वहां के जो लोग होते हैं वो एकता के सूत्र में बंधते हैं, वो एकजुट हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं अपनी जाति। अगर हमारे देश के साथ किसकी लड़ाई हो जाए ना, तो हम भूल जाएंगे अपना धर्म, जाति, और जो है अपने देश के साथ खड़े हो जाएंगे। तो ठीक वैसे ही हुआ। अब क्या हुआ, वहां के अध्यापक और विद्यार्थी, याद रखना किसी भी देश को आगे ले जाने में ये दो तरह की संस्था के लोग बहुत बहुत जो है वो मायने रखते हैं। कोई भी देश बिना विद्या के, बिना जो है शिक्षा के आगे नहीं बढ़ा है। जब हम अच्छी शिक्षा देंगे, गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे, तभी देश वो विकसित देशों की श्रेणी में आप आ गया, अन्यथा नहीं। 4 मई 1919 को क्या हुआ? 3000 से अधिक विद्यार्थी और अध्यापक जो है पीकिंग, उस समय पीकिंग कहते थे, अब इसको कहा जाता है बीजिंग, जो चीन की राजधानी है वर्तमान। तो पीकिंग में जो है एक चौक है जिसका नाम है सियानमेन। याद रखना सियानमेन, ये वैसा ही प्रसिद्ध चौक है जहां पर सरकारें बदलती है, सियानमेन। वैसे ही जो है अगर आज होगा कश्मीर में एक चौक है लाल चौक, वो भी इसी तरह से बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ झंडा गाड़ दिया तो समझ लीजिए बड़ी बात होगी। तो भाई सियानमेन में क्या हुआ, लोग इकट्ठे हुए, 3000
एक आंदोलन हुआ, लेकिन इस भीड़ को जो है कुचलने के लिए सेना भेजी गई और बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसे कहा जाता है 4 मई का दिवस। क्या कहा जाता है? 4 मई का दिवस। इस घटना को इतिहास में यह प्रसिद्ध है चीन की, इसी ने जो है प्रेरणा स्रोत बना। अब इसका एग्जाम्पल मैं और आपको देना चाहता हूं। 1919 की ही घटना भारतवर्ष में हुई थी और ये थी 13 अप्रैल बैसाखी के दिन। क्या हुआ था याद होगा आपको? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक ऐसा हत्याकांड है, जनरल डायर ने लोगों को मरवाया, सीधे ही गोली लगवाई गई, बच्चे नहीं छोड़े, बूढ़े नहीं छोड़े। तो इससे क्या हुआ? भगत सिंह जैसे लोगों ने कसम खाई थी कि हम देश को आज़ाद करके ही छोड़ेंगे। वैसा ही ये भी जो 4 मई का आंदोलन है चीन में, इसको भी ऐसे ही लिया जाता है। तो ये प्रेरणा स्रोत बना 1949 ईस्वी की क्रांति का। वाशिंगटन सम्मेलन। तीसरा, 1921-22 ईस्वी में जो वाशिंगटन जो है अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में 9 साम्राज्यवादी देशों ने जो भाग लिया, जिसमें अमेरिका भी था, फ्रांस भी था, जापान भी था। इन देशों ने जो है अब चीन के बारे में क्या माना कि इसकी एकता, अखंडता और स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। इसलिए हम क्या, उन्होंने डिसाइड किया कि विदेश से चीन से हम जो है अपनी सेना वापस ले लेंगे। ठीक है, और सबने चीन से अपनी सेना वापस ले ली। अब चीन को उभरने का मौका मिला, लेकिन चीन के लोगों ने देखा कि जो है जो चीन की सरकार है वो जापान के आगे तो अभी भी नतमस्तक है। जापान अभी भी साम्राज्यवादी जो विचारधारा है उसको चीन में जो है पूरा कर रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा है। तो अब लोगों को लगा कि भाई ये जो सरकार, ये तो निकम्मी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना ही पड़ेगा। इसलिए जो है 1949 ईस्वी की क्रांति हुई है। तीसरा कारण। चौथा, जापान द्वारा चीन पर आक्रमण। जापान द्वारा चीन पर आक्रमण, देखिए क्या हुआ। जापान आपको मालूम है 2 बड़े युद्धों को जीत चुका था। 1884-5 में उसने क्या किया? किसको हराया था? किसको हराया था याद कीजिए? उसने हराया था चीन को। और उसके बाद जो है 1905 में 4-5 में किसको हराया? रूस को। इतने बड़े बड़े देशों को उसने हराया। अब इतने बड़े देशों को हराने के बाद उसका जो हौसला था, सोचिए कहाँ था? 7वां आसमान के ऊपर था। उसको मालूम था जो मैं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ। तो इसलिए क्या किया उसने भाई? 1937 ईस्वी में फिर से चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब मैं बता दूं 1937 ईस्वी में जो मैंने आपको बताया था, युआन शिकाई और माओ त्से तुंग ये आपस में लड़ रहे थे सत्ता के लिए। लेकिन अभी भी जो है जो चियांग काई शेक थे वो सबसे बड़े ताकतवर थे उस समय। लेकिन इस स्थिति में जो है चियांग काई शेक जो है उन्होंने अपने ताकत दिखाई और लोगों को लगा कि चियांग काई शेक जो है वो हमारे राष्ट्रीय नेता हो सकते हैं। ये अलग बात है कि समय जैसे जैसे बीतता गया, जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता चला गया, वैसे वैसे चियांग काई शेक की जो प्रसिद्धि थी वो खत्म होती चली गई। और उधर से जो है माओ त्से तुंग, जिनकी पिक्चर मैंने यहाँ लगाई है, ये इनका प्रभाव जो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो साम्यवादी। अब क्या हुआ, मैं चौथे कारण को आपको बता रहा हूँ। जापान द्वारा चीन पर आक्रमण कर दिया 1937 ईस्वी में। अब जो माओ त्से तुंग ने और चियांग काई शेक ने आपस में समझौता कर लिया, भाई देश की बात है, क्यों लड़े, इसलिए आपस में समझौता किया और हम जो जापान के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ते हैं, खुद नहीं लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, दोनों ही हार गए। जब दोनों ही हार जाते हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो हार का जो ठिकरा फेंकने लगे। माओ त्से तुंग बोलते हैं चियांग काई शेक की वजह से हुआ, चियांग काई शेक बोलते हैं माओ त्से तुंग की वजह से होता है। इस प्रकार से फिर से दोनों में जो है वो युद्ध था, वो सत्ता के लिए संघर्ष था, वो फिर से प्रारंभ हो गया। सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया तो क्या भाई सरकार बदलनी थी, ये तो उसके लिए क्रांति जरूरी थी और माओ त्से तुंग ने क्रांति की 1949। ये चौथा कारण बना। शत्रु बन गए एक दूसरे के फिर से। अगर शत्रु बन, जैसे उन्होंने मित्रता स्थापित करी थी, अगर वैसा रहता तो शायद क्रांति ही ना होती। लेकिन ये फिर से जो है एक लड़ पड़े आपस में। फिर पांचवा था चीन में गृह युद्ध 1945 में। अब आपको एक और चीज याद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया था 1945 ईस्वी में। कब? जब जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 बम गिराए थे। 2 बम याद होगा, इसी अध्याय में हमने पढ़ा था। 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा के ऊपर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर बम गिराए और 14 अगस्त को जो है अब पूरी हार स्वीकार कर ली किसने? जापान ने। और इस प्रकार से जापान हार गया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। सोचिए, जापान पहले युद्ध लड़ा था किसके साथ? फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध में वो उनके विरुद्ध लड़ा था, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा था। तो जापान हार गया। अब उसने जितना भी चाइना के ऊपर जिन भूमि को जीता हुआ था, कब्जा किया हुआ था, उन जगह को हासिल करने के लिए अब फिर से इन दोनों में ही, माओ त्से तुंग में और चियांग काई शेक साम्यवादी सरकार और जो कुओमिंतांग दल था उनमें जो है, कुओमिंतांग की जो सरकार थी उनके बीच में गृह युद्ध छिड़ गया, लड़ाई लड़ गए। क्योंकि अब जापान का खतरा नहीं रहता, पूरी सेना जो चियांग काई शेक की लगी माओ त्से तुंग को हराने में। और
युआन से जो आपका माओ त्से तुंग की उसकी भी सेना थी, लाल सेना, जिसे लाल सेना आज भी कहा जाता है, चीन की सेना को लाल सेना। तो उस सेना में जो है गृह युद्ध छिड़ गया। अब यही गृह युद्ध जो है इसी 49 की क्रांति का जो है वो कारण बना मुख्यतः। क्लियर हो गया? तो यह है कारण। अब क्या हुआ, घटनाएं थोड़ी सी बता देता हूं। 1949 में जब इन दोनों में जो है युद्ध छिड़ गया पूरी ताकत के साथ, तो भाई पहली ताकत में जो है जो कुओमिंतांग दल की सरकार थी, जिसका अध्यक्ष जो था, राष्ट्रपति जो था, वो था चियांग कैशेक, उनको सफलता मिली यहाँ पर उत्तर की भारत और मचूरिया जैसे क्षेत्र के ऊपर मिलना शुरू हो गया और पीछे की तरफ धकेल दिया। किसे? माओ त्से तुंग को। लेकिन क्या हुआ इसके पश्चात जो, क्योंकि माओ त्से तुंग की जो विचारधारा थी वो चाइना के सबसे बड़े तबके के साथ ही उनको मानने वाला, और वो कौन थे? किसान और मजदूर लोग। और वो उनकी सेना में जो है वो उनकी सेना में भर्ती होने लगे, एक के बाद एक, और लाल सेना बढ़ती चली गई और उनकी ताकत भी बढ़ती चली गई। ठीक है जी। एक होता है कि हम भर्ती इसलिए हों कि हमें जो है पैसा मिले, एक भर्ती इसलिए हो कि हम देश को इन लोगों से मुक्त करवाना चाहते हैं। वो बड़ा खतरनाक, जब हमारा ध्येय उस काम के साथ जुड़ जाता है ना, तो वो काम बहुत बड़ा बन जाता है। तो वही हुआ। माओ त्से तुंग इसलिए जीते क्योंकि वहां के लोग उनके साथ थे, और माओ त्से तुंग लगातार जो है विजय हासिल कर रहे थे। और किसे खदेड़ रहे थे? कुओमिंतांग दल की सरकार को, जिसके मुख्य थे चियांग काइशेक। और अंततः उन्हें ये पूरा चीन छोड़ना पड़ा, और कहां भागना पड़ा? एक ऐसे द्वीप में जिसमें फार्मोसा द्वीप कहा जाता था उस समय, और आज कहा जाता है ताइवान। तो चियांग काइशेक के चले गए, भाग कर ताइवान शरण ली इस द्वीप में, तब जाके जान छूटी। और यहां पे सरकार किसकी बन गई? अब माओ त्से तुंग की साम्यवादी सरकार, लाल झंडे वाली सरकार, हथौड़े उस वाली सरकार। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये हुई 1949 ईस्वी की क्रांति का नतीजा, परिवर्तन। अब एक एक करके इसके प्रभाव हम पढ़ लेते हैं। इसका महत्व क्या है? जो क्रांति घटी इसका महत्व क्या है या प्रभाव क्या है? नंबर एक, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार। जो लोग चाहते थे कि हमारा देश मजबूत हो, एक ऐसी केंद्रीय सरकार हो जिससे दूसरे भी डरे, डर ही ना हो, एक योग्य सरकार जो अपने लोगों को जो है समृद्धि की ओर ले जाए। तो क्या हुआ भाई? फार्मोसा को छोड़कर पूरे चीन में एकता स्थापित करने का काम किया। किसने किया? माओ त्से तुंग ने किया। राजनीतिक एकता स्थापित, राजनीतिक एकता होता है जिसमें पूरे देश के ऊपर एक ही कानून से सत्ता चलाना, उसे कहते हैं राजनीतिक एकता। इससे क्या हुआ? लोगों ने एक समझा और इस प्रकार से जो है एकता स्थापित हुई। चीन में जो अयोग्य शासन चल रहा था, भ्रष्ट शासन चल रहा था, उससे मुक्ति हुई, और चीनवासी अब अपने शासित जो लोग थे उनके ऊपर गर्व करने लगे कि ऐसे हमारे नेता हुए, ऐसा हमारा देश है। यह स्थिति बहुत अच्छी होती है किसी भी देश के लिए। दूसरा, शांति और सुरक्षा। अराजकता का जो दौर था उसका अंत कर दिया किसने? माओ त्से तुंग ने। उसने कुशल पुलिस व्यवस्था से और गुप्तचर व्यवस्था से जितने भी समाज विरोधी तत्व थे उनका जो है वो खात्मा कर दिया, खत्म कर दिया। उस प्रकार से शांति की स्थापना करी। किसी भी देश में शांति की स्थापना का मतलब है प्रोग्रेस होना। किसी भी प्रोग्रेस के पीछे जो है वो शांति व्यवस्था होना बहुत लाजमी होता है। ये हुआ। तीसरा, समाजवादी सुधार, समाजवादी सामाजिक सुधार। अब आपको मालूम है कि वैसी चीन की बात हो रही है जहां पर अफीम के नाम पर भी युद्ध हुए, दो युद्ध हुए, और उस युद्ध का परिणाम क्या था कि चीन को तरबूजे की तरह काटा गया। अरे ये प्रश्न पूछा जाता है कि तरबूजे को काटना ये क्या है? तो भाई जब पहला अफीम युद्ध हुआ था 40-42 में, 1840-42 में, तो नानकिंग की संधि के अनुसार जो है विदेशी जो देश थे उनकी जीत हुई थी, और उस संधि के अनुसार चीन में लूट घुसूट शुरू हो गई थी। बताया था ना आपको, कईयों को कोई प्रांत मिल गया, किसी को क्या मिला, कईयों को जो व्यापार करने की जो है वो सीमा निर्धारित, उनको बंदरगाहें खोल दी गई। तो इसे लूट घुसूट को, इसको काटने को ही कहा जाता है, इसी को कहा जाता है तरबूजे को काटना, यही है, याद रखना। तो भाई अब चीन में क्या था? 49 की क्रांति घटी, और इसके कारण क्या हुआ? चीन में अफीम के प्रयोग को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया। चीन जानता था, माओ जी जानते थे कि मेरा देश जब तक अफीम से आजाद नहीं होगा, मेरे युवा तब तक देश प्रोग्रेस नहीं करेगा। मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, ये सब कुछ जो है कानून के विरुद्ध कर दिया गया और सख्त कानून बनाया गया। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे ही घर के लगभग दायरे में ही, इधर उधर ही देखूं तो लगभग दायरे में ही 2 जो है वो आपके शराब घर खुले हैं। 3 किलोमीटर के दायरे में 5 शराब घर खुल चुके हैं, और सरकार बोलती है यहाँ से हमें जो है सबसे ज़्यादा पैसा आता है टैक्स के तौर पर, जिससे हम लोगों की जो है लोगों के लिए भलाई के कार्य करते हैं। अरे तुम भलाई क्या कर रहे हो? अपने देश को डुबो रहे हैं। चीन से सीखिए। उसने सबसे पहले क्या किया? सारे जितने भी अफीम है, मदिरापान, सब कुछ बंद कर दिया। भाई हमारा जो है
चिट्टा आया है, चिट्टा। सोचिए, बच नहीं रहा है परिवार, एक परिवार, परिवार पूरा खत्म है। मैं परिवार की क्यों बोल रहा है, एक बेटा अगर उस चिट्टे को लेकर खत्म हो रहा है ना, तो समझ लिए उसी बेटे से उसका भविष्य खत्म हो रहा है। परिवार, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। अपने आसपास देखिए और अपने आप को भी परखिए कि हम उसको मिटाने के लिए कितने जो है जिम्मेदार हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हम कितने। सिर्फ सरकार को कोसने से नहीं चलेगा, हम भी जिम्मेदार हैं। तो याद रखना, जब तुम्हारे पास किसी सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी, तो याद रखना सबसे पहला काम यही करना, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए वो बच्चा कैसा भी हो, वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्यार वाली बात है। अगर वही नहीं रहा, फिर रहा क्या दुनिया। तो जो भारत को, जिन युवाओं के ऊपर गर्व है, अगर वही अच्छे से काम नहीं कर, उसके योग्य नहीं होंगे, तो सोचिए क्या होगा। तो ये बहुत गलत है। तो ये काम किया उन्होंने, सामाजिक सुधार किए, स्त्रियों को बराबर का दर्जा दिया, उनको शिक्षा दी, उनको बराबर का जो है बढ़ने का जो है वो बढ़ने का एक, जिसे कहते हैं कि मौका दिया, उनको नौकरियां दी। इससे चीन जो है आगे बढ़ा, प्रोग्रेस हुई। चौथा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कि भूमि का पुनर्विभाजन किया गया। इससे पहले की सामंतवादी व्यवस्था थी, बड़े बड़े सामंतों के पास बड़ी बड़ी जमीनें थी। जैसे भारतवर्ष में आज केवल जो है 10%, मैं कहता हूँ 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास 95% जो पैसा है उनके पास है, केवल 5% लोगों के पास। उल्टी स्थिति है, और जो 95% लोग हैं उनके पास केवल 5% पूंजी इस देश की है। तो यही स्थिति चीन की थी। उन्होंने बदल दिया स्थिति को। जो भी भूमि अधिकतर थी, उस भूमि को पूरे मजदूरों किसानों में बांट दिया गया, दे दिया गया, उनके मालिक बना दिए गए। और इस प्रकार से उनको स्थिति को सुधारने के लिए सहकारी समितियां बनाई गई, जहां से वो ऋण लेते थे। इस प्रकार से किसान समृद्ध हुए। किसान समृद्ध हुए तो चाइना जो है अपने आप समृद्ध हुआ। किसी भी देश में सर्वप्रथम जो क्रांति घटी है, तो वो कृषि क्रांति घटी है, वही उसे आगे ले गई है। तो ये आधार है। तो ये हुआ अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो इस प्रकार से ये 4 मैंने आपको महत्व बताए चीन की क्रांति की 1949 की। एक क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में आपको भेजा था, वो था डॉक्टर सन्यासियान और उसके 3 सिद्धांत। ये जो 3 सिद्धांत है ना, इसमें दूसरा और तीसरा, किसी बच्चे ने लिखा है कि सर गणतंत्रवाद और राजनीतिक लोकतंत्र, ये क्या फर्क है? क्योंकि हमारी किताब में दिया गया है गणतंत्र की जगह राजनीतिक लोकतंत्र, और समाजवाद की जगह दिया है जनता की आजीविका। अरे समझिए ध्यान से, तो आप समझ पाएंगे कि दोनों ही चीजें एक ही है। ये राजनीति से संबंधित है, इसलिए राजनीतिक शब्द है दोनों। गणतंत्र और लोकतंत्र एक। किस तरह की राजनीति जो भारतवर्ष में स्थापित हो, कैसे कौन सा दल बने, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, यही गणतंत्र। गण लोग हैं, लोग गण हैं। क्लियर हो गया? तो एक ही बात है। समाजवाद और जनता की आजीविका भी एक है। समाजवाद क्या बोलता है? समाजवाद बोलता है कि समाज के हर वर्ग का उत्थान करना, उनके बारे में सोचना, उनके लिए कार्य करना। तो जनता की आजीविका भी वही है कि उनको काम देना, धंधा देना। तो काम क्या दिया गया था? वो था जमीन का बंटवारा करना, उनको दी गई, और इस प्रकार से वो अपनी आजीविका कमा सके। तो तीनों एक ही है, एक बराबर है, समझने की जरूरत है। अब आता है अंतिम, वह है चीन की लंबी यात्रा अथवा लॉन्ग मार्च। देखिए, भारतवर्ष में मार्च हुआ दांडी मार्च, जिसे महात्मा गांधी ने जो है शुरू किया, जिसका बात मैंने करी थी। यहां पर चाइना में भी एक मार्च हुआ, जिसे चलाया माओ त्से तुंग ने। याद रखना, माओ त्से तुंग ने। और कौन सी विचारधारा को लेकर चले थे? ये थे साम्यवादी विचारधारा के। और इससे पहले जो शासन कर रहे थे वो थे चियांग काई शेक, जो किसके थे, किस विचारधारा के थे? वो था कुओमिंतांग दल की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा की। इनमें जो है ये लॉन्ग मार्च कहां आ गया? अब देखिए, अब यहां भारतवर्ष में समझिए ब्रिटिश सरकार थी, उसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो महात्मा गांधी लड़ रहे थे, उस विचारधारा के खिलाफ गांधी जी ने जो है लॉन्ग का नाम अपना दांडी मार्च किया। यहां पे सरकार थी चियांग काई शेक। याद रखना, चियांग काई शेक। चियांग काई की जो शेख सरकार थी, जो भ्रष्ट सरकार थी, उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे कौन? माओ त्से तुंग। तो अभी 49 की क्रांति से पहले की घटना है ये। 1934 की घटना क्या है कि चियांग काई शेक जब जो है, चियांग काई शेक ने देखा कि 1934 ईस्वी में जो साम्यवादी जो लोग हैं, यहां पे इस जगह के ऊपर, इसका नाम था कियांगसी में, जो है माओ त्से तुंग अपने समर्थकों के साथ है। तो उन्होंने क्या कर दिया? इसका घेराव कर दिया भाई, घेराव घेर लिया कि खत्म कर देंगे अब इनको, क्योंकि ये इसके विरुद्ध। तो उनको मालूम था कि अगर ये विचारधारा पनपी चीन में तो मेरे शासन का अंत हो जाएगा मांचू वंश की तरह। वो नहीं चाहते थे, इसलिए जो है 1934 ईस्वी में इन्होंने घेर लिया कियांगसी जगह को। याद रखना, कियांगसी जगह को घेर लिया। और उस समय माओ त्से तुंग के पास अपनी सेना थी, जिसे कहते थे लाल सेना। याद रखना, लाल सेना। और उस समय उसके उनके पास थी 1 लाख सेना। कितनी थी? 1 लाख सेना।
अब क्या हुआ, माओ त्से तुंग जो है इससे 4 कदम आगे थे। याद रखना, किसी से अगर जीतना हो तो उससे 4 कदम आपको, एक कदम आगे ही रहना पड़ेगा, तभी तो ये अच्छे नेतृत्व करने वाले भी थे भाई, योग्य थे। इसीलिए तो जो है ये चाइना में आज माओ त्से तुंग को बहुत बड़ा नाम जो है दिया जाता है। माओ त्से तुंग ने जो है बड़ी चालाकी के साथ जो है इस घेराव को तोड़ दिया, सेना का घेराव को तोड़ते हुए 16 अक्टूबर 1934 इसको घेराव तोड़ा और सांगसी की तरफ चल पड़े, जो कितने किलोमीटर, जो 6000 मील का लंबा रास्ता था। 6000 मील लंबा रास्ता, सोचिए 6000 मील लंबा रास्ता तय करना था। कितने लोग चले? 1 लाख लोग चले, लेकिन भाई बचे कितने? केवल 20,000। 80,000 मौत के गत में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको खाना नहीं मिला, सरकार उनके विरुद्ध थी, छुपके चपाके जाकर जाना पड़ रहा था, तो इस तरह से जो भी मिले उनको खत्म किया जा रहा था। तो इस प्रकार से केवल मात्र 20,000 लोग जो है पहुंच पाए सांगसी, जो उनके लिए एक अच्छी जगह साबित हुई जहां पर वो सुरक्षित रह सकते थे। कौन बात कर रहे हैं? हम साम्यवादी लोगों की, जिसकी सरकार आज जो है चीन में वर्तमान में भी है। तो माओ त्से तुंग वहां के की बात कर रहे हैं, जो निर्माता कहा जाता है, इनको निर्माता कहा जाता है। तो भाई ये पहुंचने में सफल हुए। कब पहुंचे वहां पर? 20 अक्टूबर 1935 ईस्वी को। 370, 1 साल 5 दिन उनको लगे वहां तक पहुंचने में, 6000 मील, और इसे ही कहा जाता है लॉन्ग मार्च। ये सफल हुई थी लॉन्ग मार्च, याद रखना। केवल 20,000 पहुंचे, लेकिन यहीं से संघर्ष आरंभ हुआ था माओ त्से तुंग का। इन 20,000 सैनिकों को देखिए एड्रेस कर रहे हैं माओ त्से तुंग उसी जगह पर सियांगसी में। ठीक है, तो इस तरह से जो पढ़ा उसको बड़े ध्यान से समझ लेना, इसलिए क्योंकि चीन का इतिहास भी आपको याद रखना होगा। आज प्रोग्रेसिव है, क्यों है? एक अंतिम बात, आज का विचार हो गया आगाज, रण का युद्ध अभी जारी है। इस बार माँ बाप के सपनों को पूरा करने की पूरी तैयारी है। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। अपने बारे में नहीं सोचते केवल बच्चों को, उनको मालूम है क्योंकि यही बच्चे कल आने वाले बच्चों का भविष्य होगा, केवल अपने बच्चों का नहीं। मैं तो इसमें जोड़ता हूँ अपने देश को, अपने समाज को। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मेरी हर बात को अच्छे से समझते हैं, मानते हैं। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।